दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, इस सप्ताह भारत के जो कारपोरेट घराने हैं उनमें से एक बहुत बड़ा घराना जो नंबर 1 माना जाता है, अंबानी घराना। उसकी जो दो शख्सियतें हैं, एक अनिल अंबानी जो मुकेश अंबानी के भाई हैं, धीरू भाई अंबानी के छोटे बेटे, और एक जो अनंत अंबानी है जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं। इन दोनों पर अलग अलग ढंग के एक्शन कार्रवाई सामने आई है। अनिल अंबानी पर 23 तारीख को छापा पड़ा, यानी अब से करीब 3 दिन पहले। और वो जो छापा था सीबीआई ने डाला उनके 10 साल पहले के किसी बैंक के कथित फ्रॉड के मामले में। एसबीआई से जुड़ा ये मामला है। अब इतने दिनों के बाद ये अनिल अंबानी को रफाल के मामले में आप जानते हैं कि उनको बिजनेस में मिला था। तब लगा था कि वो फिर से उनका पुनरुत्थान हो रहा है, वो फिर से एक बड़े कॉर्पोरेट घराने के तौर पे इमर्ज कर रहे हैं। लेकिन ऑल ऑफ सडन एक नई घटना सामने आ गई, नामित किया गया है। तो ये बड़ी हम इस लीगल प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भारत के जो कारपोरेट जो घराना है, एक बहुत बड़ा कारपोरेट घराना, ये क्या महज एक संजोग है कि महज 5-6 दिनों के अंदर दोनों पर कुछ न कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं जो चर्चा का विषय है। लोग चौकस होकर सोच रहे हैं कि आखिर ये हो क्या गया, क्योंकि दूसरे जो और बड़े पूंजीपति हैं जिन पर न जाने कितने गंभीर गंभीर आरोप लगे, लेकिन उन पर कुछ हुआ नहीं, लेकिन इन दोनों लोगों पर हुआ है। और तब जबकि इनको देश का टॉप घराना माना जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों न इस विषय पर एक ऐसे व्यक्ति से बात की जाए जो देश के जाने माने पत्रकार हैं, लेखक हैं और देश के बहुत बड़े बड़े अखबारों के एडिटर रह चुके हैं। इसलिए हम एम के वेणु साहब को हमने आमंत्रित किया, हमारे साथ बातचीत करेंगे इस विषय पर। एम के वेणु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपनी इस भूमिका के बाद मैं सीधा सवाल आपसे जड़ता हूं कि आपको कैसा लगा कि एक तरफ 23 तारीख को अनिल अंबानी पर सीबीआई का छापा, और दूसरी तरफ अब अनंत जो अंबानी है, जो मुकेश अंबानी के बेटे हैं, उनके मामले में एसआईटी का गठन, खासकर उनके निजी चिड़ियाघर के मामले में। आप इनको कैसे देखते हैं, अगर कारपोरेट एंगल से या कारपोरेट और सत्ता के रिश्तों के संबंध में आप जैसे जैसे सोचते हैं, कैसे आप देख रहे हैं? उर्मिलेश जी, इसको कॉर्पोरेट और जो सत्ता, जो हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े जो बिजनेस घराने हैं और उनका जो एक रिलेशनशिप हमारे राजनीतिक पार्टियों के साथ है, जो मेजर पार्टी जो है, और उनका जो प्रभाव है इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर और इंडियन पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, ये इस परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाना चाहिए। और इसलिए मुझे, और मैं आपको 1 मिनट के लिए आपको मैं 2012 या 12-13 उस वक्त जो घटनाएं घटी, उस वक्त भी यूपीए की सरकार थी, 10 साल पूरे होने को आ रहे थे, और जाहिर है सरकार के प्रति 10 साल में एक एंटी इनकम्बेंसी, एक किस्म का फटीग आता है। और आखिरी 2 साल में आपको सब याद होगा कि किस तरह एक कॉर्पोरेट वॉर तब भी शुरू हुआ था, स्पेक्ट्रम को लेके, कोल माइंस को लेके। ये जो 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 जमीन, जंगल, जल जंगल जमीन, जो एक नेशनल रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, उस पे झगड़ा कॉर्पोरेट्स का कि किसको कितना मिलना चाहिए। तो ये उसका राजनीति पे जो असर हमने देखा 2012-13 में देखा, जो एंटी करप्शन बड़ा अभियान भी चला, और जो इन कॉर्पोरेट वॉर में जो
जो झगड़े थे बड़े घरानों के बीच में, हमने अक्सर देखा है उर्मिला जी, कैपिटलिज्म एक व्यवस्था है जो एक बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल व्यवस्था है, जो डेमोक्रेसी को भी एक तरह से शेप करती है ना। हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म को शेप करती है, मगर ज्यादातर जो देखा गया कि कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी को शेप करती है। और ये बड़े जो घराने हैं, इनका जो इन्फ्लुएंस बहुत डीप जाता है। एमपीज के छोटी पार्टियां, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ तक कि आरएसएस, बीजेपी, कई घराने ऐसे हैं जो जो माना जाता है कि आरएसएस के करीब है, जिनका थोड़ा हिंदुत्व की तरफ झुकाव है। और कई ऐसे हैं जो जो दूसरे किस्म के आइडियोलॉजिकल लेवल पे उनका झुकाव रहता है। तो मैं ये परिप्रेक्ष्य में इसलिए आपको ये पेश कर रहा हूँ, क्योंकि तब भी कॉर्पोरेट वॉर का एक माहौल था और सरकार इनसिक्योर थी, और उसके साथ साथ और बड़े सारे फोर्सेस सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। आपको याद होगा आरएसएस ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, अब देखा जा रहा है कि आरएसएस का भी बहुत बड़ा एक योगदान था, आपको याद होगा, और उसमें पैसा भी लग रहा था। तो मुझे कहीं ये लग रहा है उर्मिला जी कि आज के तारीख में, हालांकि हिस्ट्री एकदम से डज नॉट रिपीट इटसेल्फ एग्जैक्टली द सेम वे एज बिफोर, बट कुछ बातें जो इतिहास में पहले जो हुई है वो दूसरी तरीके से रिपीट हो रही है। तो आज भी मैं देख रहा हूँ कि बड़े उद्योगों के बीच में बहुत तनाव है, आपसी तनाव बहुत है, और उन्हीं रिसोर्सेज वगैरह को लेके है। और कई उद्योग ये मानते हैं, और ये कमेंट ये वहां से, अमेरिका से भी आया है। अमेरिका में जो ट्रंप के कुछ सलाहकार ने किताब लिखी है कि किस तरह हिंदुस्तान में अगर आपको हिंदुस्तान का जो इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति और इंडिया का सारा इकोनॉमिक सिस्टम समझना है, तो आप केवल 10-12 बड़े बड़े जो उद्योग हैं उन घरानों के जरिए आप समझ सकते हैं वो क्या चाहते हैं और वो किस तरह पॉलिसीज को और पॉलिटिक्स को शेप करते हैं, दोनों को शेप करते हैं। और पॉलिटिकल फंडिंग भी आती है वहां से। तो एक किस्म से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है राजनीति और बड़े बिजनेस घराने। मगर ये अभी ये देखा गया है कि जो, जैसे मैं कह रहा था, जब सरकारें जब चलती है और जब सरकारों के खिलाफ थोड़ा लोगों में और भी जब छोटे उद्योगों में और बड़े उद्योगों में थोड़ी निराशा पैदा होती है, तो इस तरह का जो जैसे आजकल हो रहा है, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो एकदम से, जैसे आपने कहा कि अनिल अंबानी ग्रुप में उनके घर में रेड, उससे पहले सीबीआई ने, ईडी ने उनके और दफ्तरों में रेड, पूरे 40-50 जो उनके जो दफ्तर बॉम्बे में और जगह में, वहां पे रेड्स हुई हैं। दिल्ली में भी उनके एक मुलाजिम है दिल्ली में, उनके भी कई अड्डों पे रेड हुई है। तो इसको मैं इस तरह देखता हूं कि सरकार थोड़ी, अभी एक अस्थिरता पैदा हुई है, राजनीतिक अस्थिरता। उसको आप कुछ भी कैसे भी देख लें, वोट चोरी का कैंपेन चल रहा हो या और चीजों के और चीजें जो अपोजिशन का हौसला बढ़ रहा हो, और मोदी जी, और मैं देखा कि मोदी जी पिछले 2-3 महीनों में काफी सरकार में एक वीकनेस सी नजर आ रही है। वो उसका एक कारण ट्रंप भी है। ट्रंप के जो का रवैया, और जिस तरह ट्रंप ने टैरिफ्स इंपोज किया है, उससे एक इंसिक्योरिटी पैदा हुई है सरकार पे। और ट्रंप के सलाहकार ये भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि मुकेश अंबानी और ये मोदी सरकार के बीच में इन्होंने सबसे ज्यादा फायदा उठाया, रशियन जो तेल, जो सस्ते तेल खरीद के। वहां से भी आलोचना हो रही है मुकेश अंबानी ग्रुप के बारे में। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद उनके ग्रुप में सैंक्शन ना लग जाए, जिस तरह वो बात वहां से कर रहे हैं, जो ट्रंप की सरकार कर रही है। तो ये आप अगर इन सब चीजों को मिला के देखें तो ऐसा लगता है कि कुछ एक स्टेबिलिटी जो थी, जो
6 महीने पहले, 8 महीने पहले थी, वो स्टेबिलिटी अब नजर नहीं आ रही, ना राजनीति में नजर आ रही है, ना ये जो बिजनेस बड़े जो घराने हैं उनके रवैये में भी कुछ स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा, यूपीए के जो आखिरी 2 साल में जिस तरह कॉर्पोरेट वॉर हुए, झगड़े हुए बड़े घरानों के बीच में, और उसका इम्पैक्ट उस वक्त की सरकार पे भी देखा गया, उस तरह का कुछ मुझे अभी दिख रहा है। और उस वक्त भी आपको याद होगा, यूपीए के आखिरी 2 साल में बड़ी सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई, 2G स्कैम का हुआ और कई लोग अरेस्ट किए गए। तब भी आपको याद होगा अनिल अंबानी के कुछ से जुड़े हुए कुछ कई कंपनी और उनके साथ जो काम कर रहे थे, वो कई लोग जेल भी गए, और लोग भी जेल गए, दूसरे लोग भी, और डीएमके के जो अपने टेलीकॉम मिनिस्टर जेल गए। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये सरकार कुछ एक अंडर सीज जिसे कहते हैं, वो एक किस्म का एक अंदर से इनकी इनसिक्योरिटी है, और इस इनसिक्योरिटी का जो मैनिफेस्टेशन है, ये इस तरह दिख रहा है कि ये प्रहार हो रहा है। और जहां जहां इनको लगता है कि जहां जहां इनको जो थ्रेट फील हो रहा है इस सरकार को, वहां वहां ये वहां पे इनका पूरा एक किस्म से इनकी एजेंसियां वगैरह वगैरह वो वहां पे काम कर रही हैं। और मैं धनखड़ साहब का जो जिस तरह एकदम से उनका रेजिग्नेशन, उसको भी मैं किसी तरह इन सब चीजों से लिंक में देखता हूँ, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में कि मोदी सरकार, अभी बीजेपी की तो 240 ही सीटें हैं, और वो पूरी तरह डिपेंडेंट है नायडू साहब के और नीतीश कुमार के सपोर्ट पे। तो एक किस्म से एक परसेप्शन भी बन रहा है कि कुछ क्या वीकनेस दिख रही है सरकार के अंदर, कुछ इन जिस तरह ये पूरी गवर्नेंस, जो इकोनॉमिक गवर्नेंस की व्यवस्था चला रहे, उसमें कुछ वीकनेस है। तो हालांकि जो अनिल अंबानी के खिलाफ जो चार्जेस हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रॉड, उन्होंने जो लोन लिए हैं उनका चार्ज ये है कि इन्होंने लोन लेके उस पैसों का और डाइवर्ट किया इधर उधर, जिसे जो जिस प्रोजेक्ट के लिए लिया वहां उन्होंने उसको लगाया नहीं, और ये उन्होंने चार्ज ये है कि उन्होंने काफी उसका मिसयूज हुआ है उन फंड्स का, तो एक क्रिमिनल चार्ज लगाया है। तो आप सोचिए, ये सारी जो दस्तावेजें थी और ये सारी जो चीजें, ये 8 साल 9 साल पुरानी है। तो लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर ये 8 9 10 साल पुरानी बातें हैं, और इसका पूरा अगर 10 साल पहले भी ये डॉक्यूमेंट्स थी सरकार के पास, और थी भी, सेबी के पास थी, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास थी, मगर उस वक्त अनिल अंबानी के खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उस वक्त तो अनिल अंबानी के साथ मिलकर काम करने की कर रही थी ये सरकार। और हम सबको पता है कि जैसे रफाल जब डील हुआ था, उसमें भी एक ऑफसेट का इनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था, और उसी दौरान अनिल अंबानी बड़े बड़े इन्होंने डिफेंस कंपनी भी खोली, जो भी वो कंपनी भी उन्होंने काफी लोन लिया था, उसमें भी वो लोन डिफॉल्ट हुए, वापस नहीं कर पाए। तो उस वक्त, अब डिफेंस आप देखिएगा, डिफेंस का ज्यादातर जो डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो सरकार के जरिए मिलता है। सरकार डिफेंस का सबसे बड़ा बायर है, तो क्योंकि ये सरकारी जो डिफेंस जो बजट होता है उसके थ्रू ये चीजें, ये सारी कंपनियां उनको कॉन्ट्रैक्ट में उनको दी जाती है डिफेंस। तो ये राहुल गांधी ने भी, आपको याद होगा, 2-3 साल पहले ये कहा कि या उस वक्त जब रफाल जब डील चल रहा था कि भाई ये जो अनिल अंबानी की कंपनियां हैं, अगर ये कंपनियां अगर इतना इन्होंने लोन लेके और बैंकों को लोन नहीं लौटाया और डिफॉल्ट्स अगर हो रही हैं, तो ऐसी कंपनी को क्यों मोदी सरकार इतना मतलब उनके साथ काम क्यों कर रही है। तो जैसे रफाल का जो ऑफसेट था, तो ये तब भी राहुल गांधी ने सवाल उठाया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब मोदी जी इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, और अनिल अंबानी और उनके रिश्ते अच्छे थे, और तब उस दौरान मुझे याद है 2013 में अनिल अंबानी ने ये भी कहा, जब मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले गुजरात में एक बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट जो मोदी जी किया करते थे, बड़े बहुत धूमधाम,
वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात। तब मुझे याद है अनिल अम्बानी ने तब बोला था कि गुजरात से 3 बड़े महापुरुष और 3 बड़े शख्सियत वहां से निकले हैं। पहला गांधी जी, महात्मा गांधी, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरे मोदी जी। और 2016-17 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि मोदी जी पूरे देश का एक हुलिया बदलने वाले हैं, ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं देश को। और इतने मोदी जी के वो रहे हैं, मुरीद रहे हैं, उनके साथ ये हो रहा है जो आज इससे लोग थोड़े अचंभे रह गए। तो ये क्या हो रहा है? तो इसका एक ही मतलब एक्सप्लेनेशन ये है कि मोदी जी और इनके रिश्ते अब खराब हो गए हैं। बाकी जो केस जो है वो अलग है। जो बैंकों ने इनके खिलाफ जो केस किया वो तो जो लीगली तय होगा, जो भी है, हम उसके मेरिट में हम बात नहीं करते। वो तो सारे चार्जेस हैं जो भी हैं, मगर मेन बात है कि रिश्ते खराब हुए। और केवल इनके साथ नहीं, इनके बड़े भाई के साथ भी कुछ लोग कह रहे हैं कि रिश्ते खराब होते हुए दिख रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वंतारा तो आप छोड़िए, इनके बड़े भाई के खिलाफ भी सरकार अभी हाल ही में मार्च में इन्होंने सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने उनको नोटिस दिया, डिमांड नोटिस था कि जिसपे वो करीब 23,000 करोड़ रिकवरी का नोटिस था। क्योंकि उनके खिलाफ ये आरोप था कि उन्होंने वो जो तेल जो अंडर सी ऑयल केजी बेसिन में करते थे, उसके साथ एक ओएनजीसी का भी एक ऑयल बेसिन था, उनका तेल, वो इनके खिलाफ ये चार्ज था कि वो खींच के इन्होंने ओएनजीसी का ऑयल निकाल के उसको बेचा है। तो उस सिलसिले में केस चला आ रहा है 3-4 सालों से, मगर अभी उसका फाइनल एक बड़े हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने उसका एक ऑर्डर दिया, और उस पे भी उन पे एक डिमांड नोटिस उनको गया है। और वो मुकेश अंबानी उसको चैलेंज कर रहे हैं, कई सालों से चैलेंज कर रहे हैं। और पीछे कुछ एचएसबीसी के कुछ सीक्रेट अकाउंट वगैरह निकले थे कुछ साल पहले, इंडियंस के जो वहाँ अकाउंट थे, उसको फ्रेंच गवर्नमेंट के जरिए उसका कुछ खुलासा हुआ था। उसमें भी अंबानी खानदान के लोगों के कुछ नाम थे। तो उस पर भी सरकार ने कुछ कार्रवाई शुरू करी थी कुछ साल पहले। तो सुनने में आया कि वो भी चल रही है अभी भी, उस पर भी कुछ मामला पूरा रिजॉल्व हुआ नहीं है। तो ये सारी आप बात लेके चले तो, और ये भी एक बड़ा ओपन सीक्रेट है कि मोदी जी के कार्यकाल में 10 साल में कुछ 4 या 5 बड़े उद्योग जो है उनको बड़ा फायदा हुआ है। अब उसमें पहले तो अंबानी भी शामिल थे, जैसे मैं कह रहा था, उसमें सारे थे, मतलब टाटास भी थे। और इन्होंने ऑफिशियल पॉलिसी थी कि इन्होंने कि बड़े बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए ताकि ये बिजनेसेस को स्केल अप करें और एक इंडियन मल्टीनेशनल बिल्ड करें। ये मोदी जी का एक विजन था। पहले वाजपेयी जी के टाइम में भी था ये थोड़ा बहुत, कि जो हमारे बड़े उद्योग हैं 8-10 बड़े, उनको और बढ़ावा दिया जाए और एक किस्म से इंडिया के जो मल्टीनेशनल के तौर पे उनको वो प्रोजेक्ट किया जाए। अच्छा, वो करते करते इनमें से आधे लोग अब सरकार उनसे नाखुश है, शायद वो भी सरकार से नाखुश है। तो ये जो चल रहा है ये मामला, और इसके चलते हुए जो एक पॉलिटिकल एक अस्थिरता भी पैदा हुई है, और उसमें कुछ एलाइज हैं। सुनने में आया कि कुछ एलाइज भी इन उद्योगपतियों के साथ उनकी भी अच्छे रिश्ते हैं कई सालों से। जैसे नायडू साहब के अच्छे रिश्ते हैं अंबानी के साथ। तो उसमें भी लोग एक स्पेकुलेशन है कि भाई ये क्या चल रहा है। ये तो क्या ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े उद्योग और मोदी जी के बीच में जो टेंशन जो है, कुछ बड़े उद्योग, सारे नहीं, वो टेंशन है, उसका कोई और राजनीतिक कारण तो नहीं है। तो ये सारी चीजों को लेके आप अगर देखेंगे तो एक बड़ा सवालिया निशान तो है कई चीजों पे, कि हिंदुस्तान का जो पूरी जो कैपिटलिज्म की व्यवस्था और एक गवर्नेंस की व्यवस्था, और इसमें भाई लोग भी हैं इसमें, जो इतने सारे जो गरीब जनता है इस देश में,
उनका उनकी स्थिति क्या है, जो वो तो हम सब जानते ही हैं, जिस तरह की जो इकोनॉमिक जो व्यवस्था रही है पिछले 8-10 साल में, तो बॉटम जो 70-80% जो लोग हैं नीचे के हिस्से पिरामिड में, उनके उनके इनकम्स ना बढ़ी नहीं है और उनका खर्चा नहीं चल पा रहा, और ये एक देश में एक वैसी एक अलग दूसरे लेवल पे भी एक क्राइसिस, तो क्राइसिस वाली स्थिति तो है। और इसके सब चलते हुए फिर ये जो सारा जो अमेरिका से जो पिछले 4-5 महीने में जो जिस तरह का जो पुशबैक आया है, और उसमें भी बहुत उससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं। और इन सब के बीच में उर्मिला जी, मैं ये भी कहूंगा कि आरएसएस, जिस तरह भागवत जी ने ये बयान दिया कुछ महीने पहले कि लीडरों को 75 साल से ऊपर नहीं रिटायर हो जाना चाहिए 75 साल में, उस वजह से भी कई इस तरह की जो अस्थिरता और कई शंकाएं पैदा हुई है कि ये क्या हो रहा है। और भागवत जी जो कह रहे हैं, मुझे एक पैरेलल जरूर दिखता है कि आप अगर यूपीए के जो आखिरी 2 साल में देखें, तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन बड़ी जोरों से चल रहा था। बड़े उद्योग नाखुश थे यूपीए के साथ, आपस में भी झगड़े कर रहे थे। और आपको याद होगा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में बाद में काफी क्लियरली ये दिखा कि आरएसएस का बड़ा योगदान था, जो कि बाद में प्रशांत भूषण जैसे लोग जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जुड़े थे, बाद में उन्होंने ये एडमिट किया कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि किस तरह वो मूवमेंट जो है वो किस तरह हाईजैक किया जा रहा था। लेकिन मगर आज 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 की तारीख में मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ उस तरह की परिस्थिति है, मगर आरएसएस सरकार को गिराने के मूड में नहीं है, मगर सरकार के अंदर कोई फेरबदल करने के मूड में है। तो ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक पहलू है। लेकिन बेनू, जो आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टर कार्यकाल के आखिरी दौर की बात कर रहे हैं और उस समय के हालात का जो आप वर्णन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और मैं ये भी मानता हूं, जो आपने ये अन्ना अरविंद केजरीवाल का जो अभियान था, जिसको एक बड़े आंदोलन के नाम पर प्रचारित किया गया, उसके बारे में जो आपने कहा वो भी बिल्कुल सहमत हूं कि आरएसएस की बैकिंग उसको थी। और ये बाद में लोगों ने समझा और लोगों ने कहा भी, प्रशांत भूषण का आपने नाम लिया। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, अपने दर्शकों श्रोताओं के लिए भी, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो जो कॉरपोरेट घराने थे, जिनमें एक एक यूं कहा जाए कि खेमेबाजी हो गई थी उनकी सरकार के समर्थन को लेकर, आज उतनी बड़ी खेमेबाजी नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, आज भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के पीछे आरएसएस स्ट्रांगली खड़ा है, इसके बावजूद कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत स्पेकुलेशन, बल्कि मेन स्ट्रीम से ज्यादा इंडिपेंडेंट मीडिया में बहुत सारे स्पेकुलेशन होते हैं कि भागवत जी नाराज हैं, मोदी जी नाराज हैं, 75 साल में क्या होगा। लेकिन इसके बावजूद आरएसएस 100 साल मना रहा है इस साल, और 100 साल अपना जो मना रहा है, कभी नहीं चाहेगा कि मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए या स्वयं मोहन भागवत अपना पद छोड़े, वो भी 75 साल पूरे कर रहे हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जो एक हिंदुत्व की फोर्स है, जिसमें देश का, खासकर नॉर्थ इंडिया का अपर कास्ट जो डिसीजन मेकर है, जो इन्फ्लुएंसर है सबसे बड़ा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया को जिसके पास है, मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा, तो क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी ताकत, यानी अपर कास्ट, कैपिटलिस्ट क्लास, इक्का दुक्का अगर बड़ा कोई पूंजीपति नाराज भी हो जाए तो वो क्या बिगाड़ लेगा इस सत्ता का, जो मनमोहन सिंह की सरकार का वो बिगाड़ सकता था और बिगाड़ लिया था। तो ये एक फर्क क्या आपको नजर आ रहा है क्या? देखिए उर्मिलेश जी, आप ये अगर आप उद्योगों से पूछे बड़े उद्योगपति और मीडियम और स्मॉल, उनसे प्राइवेटली पूछे कि आप कि इस सरकार के बारे में आपकी क्या राय है, तो वो खुल के बात नहीं कर रहे हैं। वो बहुत नाराज हैं। उनको ये लग रहा है कि ये जो सरकार है ये सेलेक्टिवली लोगों को  फायदा पहुंचा रही है। और
जिसका आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जो आपने लिस्ट देखा ना, वो उन कंपनियों में ज्यादातर जो बड़ी बड़ी जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। तो यहाँ पे उर्मिला जी अंदर लोगों के अंदर बहुत है गुस्सा इस सरकार। मैं उद्योगपतियों की बात कर रहा हूँ। उद्योगों में एक किस्म का सिनिसिज्म काफी पैदा हो गया है इस सरकार के प्रति कि ये सरकार ये अपनी मतलब ये किसी की सुनने वाली सरकार नहीं है, और ये फीडबैक ठीक से लेती नहीं है, और इनकी जो आर्थिक जो इकोनॉमिक पॉलिसी व्यवस्था जो है इसमें इसका देखिए सबसे बड़ा उर्मिला जी पिछले 10-11 साल में निजी निवेश हुआ ही नहीं है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये खुद ही एडमिट करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 10 साल में जो बड़ा इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल घट के बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है पिछले 2 साल में। तो सब लोग चुप है, बोल नहीं रहे, मगर जमीनी हकीकत ये है कि ये सरकार से बिजनेसेस जो हैं ये निवेश नहीं करना चाहती, और ना डोमेस्टिक बिजनेसेस निवेश करना चाहती हैं, ना बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स निवेश करना चाहते हैं। तो और इसका कारण मैं फिर से कहूंगा उर्मिला जी, आप मनमोहन सिंह तो जिस तरह उनका एक पर्सनालिटी था, लोग खुल के आलोचना करते थे यूपीए सरकार की। मैं आपको याद दिलाऊंगा 2013 में विज्ञान भवन में मनमोहन सिंह के उनके नाम पे किताब रिलीज हुई थी, फेस्टेड बोलते हैं, जो उनके कंट्रीब्यूशन लाइफ में कई लोग ने लिखा उनके बारे में, उनका क्या मतलब योगदान रहा है। और उस विज्ञान भवन के प्रोग्राम में मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे, सरकार के लोग थे, और रघुराम राजन थे, उस वक्त वो एडवाइजर थे मनमोहन सिंह के। अब सोचिए प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर वहां पे खड़े होकर उसने खुल के ये बात बोली कि इंडिया का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो अब ऐसे कगार में आ गया है कि जो बड़े उद्योग हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए बड़े उद्योगों के बीच में ये जो रिसोर्सेस को लेके, जो इंडिया के पास जो भी रिसोर्सेस है, स्पेक्ट्रम है, कोल माइंस हैं, एयरपोर्ट्स जो भी हैं, उसको लेके एक महायुद्ध चल रहा है। और उस वक्त उन्होंने बोला, मनमोहन सिंह के प्रेजेंस में बोला, और उन्होंने ये कहा कि जब तक इन सब का आवंटन जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब तक कोई रेगुलेशन नहीं होता, प्रॉपर रेगुलेशन, जो फेयर रेगुलेशन, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था इस लेवल से और आगे जो 8-8.5% आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन रघुराम राजन की आपने बात की, तो जिस दौर में उन्होंने खुल के प्राइम मिनिस्टर के सामने बात बोली, आज के दौर में कोई रघुराम राजन हो नहीं सकता कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने खुलकर ये बात कहे। ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि उस समय डर नहीं था, आज डर है। और ये चीज एक बिल्कुल ये उर्मिला जी, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि जब आप कह रहे हो कि ये सरकार तो स्ट्रांग है, और क्योंकि सब इससे डरे हुए हैं, सब डरे हुए इस वजह से नहीं कह सकते ये स्ट्रांग है। देखिए, ये तो आप फर्क मानेंगे कि यूपीए अपने आप में पूरी मेजॉरिटी सरकार थी, यहाँ पे अपने आप में मेजॉरिटी नहीं है, तो ये भी तो एक डर का, अब आप ये कह सकते हो कि डरा के, ये एलाइज को भी डरा के ये लोग रखेंगे ताकि हमेशा। तो ये जो उर्मिला जी, इस तरह का जो गवर्नेंस होता है, जो बिल्कुल डर के माहौल में, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये मेरा यही कहना है। और एम के वेणु की इसी टिप्पणी के साथ आज के कार्यक्रम का हम समापन कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, और ये पूरी दुनिया के जो सोशल साइंटिस्ट हैं और जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, वो सब मानते हैं कि डेमोक्रेसी में अगर कारपोरेट घरानों के बीच में, पूंजीपतियों के बीच में कंपटीशन होता है, और जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको लेकर एक विभाजन भी दिखता है कि कोई कैपिटलिस्ट खेमा किसी एक पार्टी के साथ है, एक दूसरा खेमा दूसरी पार्टी के साथ है,
तो ये एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए, एक वाइब्रेंट और एक अच्छी डायनेमिक डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्यवश हाल के वर्षों में हमने देखा कि रूलिंग पार्टी जो अपने देश की है, उसके इर्द गिर्द सारे के सारे उद्योगपति, चाहे मन से हो, चाहे डर से हो, चाहे जिन कारणों से हो, वो एकजुट हो गए। तो उनके अंदर कोई डाइवर्सिटी नहीं दिखाई दे रही थी जो यूरोप अमेरिका में दिखाई देती है। तो वो एक कारण है कि भारत का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं स्थगित हुआ, न सिर्फ आर्थिक मामलों में बल्कि डेमोक्रेटिक जो अफेयर्स हैं उनमें भी। डेमोक्रेसी भी हमारी सिकुड़ी है और ये ग्लोबल इंडेक्स बताता है डेमोक्रेसी का। तो दोस्तों, आपको एम के वेणु की बात कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा, और हम इस तरह के विषयों पर चर्चा का सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।